तो सर अगर बात की जाए 1992 की और आपने वहां से शुरुआत करी द नेचर वॉलंटियर्स जो है ये बनाई, तो ये जो चिंगारी है पर्यावरण को बचाने की वो कहाँ से आई? और हमने वहाँ देखा कि लोग कपड़े धो रहे हैं, मछलियाँ मार रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने एक नेचर वॉलंटियर्स नाम का एक ग्रुप तैयार किया, क्योंकि हमने ये सोचा कि हम प्रकृति के वॉलंटियर्स हैं। अहमदाबाद के एक होटल में मैंने सारे होटल के मैनेजर्स और वेटर्स को इकट्ठा करके ये संदेश देने की कोशिश करी उनको कि आप दिन भर का जो पानी वेस्ट होता है उसके लिए दिन भर एक बड़ी टंकी या कोठी अपने वहाँ पर बाहर रखिए और शाम को या दूसरे दिन सुबह आपके बगीचे में डाल दीजिए। दिस इज हाउ रिसाइकलिंग इज डन। दिल्ली की गर्मी का जो मुख्य कारण है उसमें यही है कि दिल्ली के हजारों कार्यालयों में लाखों करोड़ों एसी लगे हुए हैं। वो अंदर ठंडक देते हैं, बाहर गर्मी पहुंचाते हैं, तो पूरा शहर गर्म हो जाता है। कलम वो ताकत होती है जो तलवार से भी तेज चलती है, और अपनी कलम से 42 सालों से सच को जिंदा रखा। नमस्कार, वीर भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हर मुलाकात एक नई सोच और एक नई प्रेरणा लेकर आती है। मैं हूं आपके साथ अनादि, और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो एक साथ पत्रकार भी हैं, लेखक भी, पर्यावरणविद भी और क्रिकेट प्रशासक भी। अभिलाष खांडेकर जी मुंबई में जन्मे, इंदौर और पुणे में पले बड़े। अभिलाष जी जो हैं, उन्होंने अपनी पत्रकारिता की यात्रा की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई 1980 के दशक में। फ्री प्रेस जर्नल से एक खेल पत्रकार के रूप में शुरुआत, और इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स, डीएनए, दैनिक भास्कर और दिव्य मराठी जैसे कई बड़े संस्थानों में काम किया। वो दैनिक भास्कर ग्रुप के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक रहे और वर्तमान में लोकमत ग्रुप के एडिटर हैं। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं में लिखने वाले अभिलाष जी ने शिवराज सिंह एंड राइज ऑफ एमपी, द सिंधिया लेगेसी और बर्ड्स ऑफ भोपाल जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने 1992 में द नेचर वॉलंटियर्स की संस्था की स्थापना की और लोकसभा टीवी पर अस्तित्व कार्यक्रम की एंकरिंग भी की। 2019 में वे सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको 42 वर्षों की पत्रकारिता का एक एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जिसने राजनीति, समाज, पर्यावरण और मीडिया को बहुत करीब से देखा है। और क्योंकि अभिलाष जी की बातें सिर्फ जानकारी नहीं देती हैं, बल्कि सोचने का एक नया नजरिया देती हैं। किस तरह से हम अपनी लाइफ में उसे प्रैक्टिकली उतारें, ये भी बताएंगे। तो वीर भारत पॉडकास्ट में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर्यावरणविद हैं, अभिलाष खांडेकर सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो सर अगर बात की जाए 1992 की और आपने वहां से शुरुआत करी द नेचर वॉलंटियर्स जो है ये बनाई, तो ये जो चिंगारी है पर्यावरण को बचाने की वो कहाँ से आई? देखिए, बहुत ही रोचक कहानी है इसकी। उस जमाने में मैं इंदौर के फ्री प्रेस जर्नल में स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करता था। मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी के ज़माने में एथलीट रहा हूँ। उसके बाद मैंने पत्रकारिता में जो प्रवेश किया 1980-82 के दौरान एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, तो अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए स्पोर्ट जर्नलिज्म चुना, मतलब खेल पत्रकारिता। हमारे कुछ दोस्त लोग मेरे से मिलने आते थे, वो बोलते थे कि सिरपुर का इंदौर का जो तालाब है, जो होलकर्स ने उस समय करीब 100-125 साल पहले बनाया था, अब तो 140-50 साल हो गए उसको, तो बोले उसको बचाना है। तो मैंने कहा कि तालाब को बचाना है? तालाब को क्यों बचाना है? तालाब बचाओ वही है। तो आई डिड नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन। मुझे मालूम नहीं था कि तालाब बचाना, नदियों को बचाना है। तो उस दौर में ये भी ऐसा होता था कि तालाब को या नदियों को इतना प्रदूषित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी हमारे कुछ दोस्त थे, उसमें एक नाम लूँगा मैं, भालू मोंडे साहब हैं जो पद्मश्री हैं। उन्होंने कहा नहीं आप एक बार चल के देखिए तो सही वहाँ पर क्या हालात हैं। तो हमने कहा मैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, माई जॉब इज़ टू कवर क्रिकेट चैम्पियनशिप, हॉकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग। तो उनका चलिए, तो 10 एक दिन बाद मैं वहाँ ले गए मेरे को सिरपुर तालाब पे, और हमने वहाँ देखा कि लोग कपड़े धो रहे हैं, मछलियाँ मार रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, भैंसें वहाँ पर पानी में घुस रही है, और जो वहाँ की जो दो छोटे एक छोटा बड़ा तालाब, एक छोटा तालाब, एक बड़ा तालाब है इंदौर में, और उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं।
तो जो हमारे मित्र भालू मोंडे, वो कई साल तक नेचर फोटोग्राफी करने के लिए लंदन में रहते थे। वहाँ पर उनको ये समझ में आया कि नदियों को और तालाबों को या पानी के स्रोतों को किसी भी तरीके से प्रदूषित नहीं किया जाता है। वही विचार लेकर वो इंदौर जब आए थे, जब उन्होंने फिर कहा कि देखिए मैं वहाँ तो बर्ड फोटोग्राफी करने जाता हूँ, ही इज़ अ फोटोग्राफर और बड़े आर्टिस्ट थे, इसीलिए उनको पद्मश्री मिला 2016 में। तो फिर हम लोगों ने एक नेचर वॉलंटियर्स नाम का एक ग्रुप तैयार किया, क्योंकि हमने ये सोचा कि हम प्रकृति के वॉलंटियर्स हैं, वी आर वॉलंटियर्स ऑफ नेचर। और हमने उसको एक टैगलाइन दी कि वी आर एन इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटली रेस्टलेस पीपल। मतलब हमको पर्यावरण में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ियाँ दिखती है तो हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं। तो नेचर वॉलंटियर्स को TNV के नाम से जानते हैं, नेचर वॉलंटियर सोसाइटी। तो हमने तालाब को बचाने का काम शुरू किया 1992 में। अब उसको 30-35 साल हो गए हैं और आज की तारीख में मुझे ये बताते हुए इस पॉडकास्ट में बहुत हर्ष हो रहा है कि 2022 में, 1992 से 2022 लगभग 30 साल बाद, केंद्र सरकार और जिनेवा में जो रामसर कन्वेंशन है, उन्होंने सिरपुर तालाब को रामसर साइट घोषित किया। तो रामसर साइट का मतलब ये होता है कि उस तालाब को या उस वाटर बॉडी को संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ की बायोडायवर्सिटी या वहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है। इंदौर एक ऐसा शहर है कि जिसमें उसी साल मतलब अगस्त 2022 में 2 तालाबों को रामसर साइट का दर्जा मिला, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में। रामसर नाम का एक शहर था जो ईरान में है। वहाँ पर पहली बार 1972 में बहुत सारे जल विशेषज्ञ इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि जो तालाबों की हालत है, जो वेटलैंड्स की हालत है, वो पूरे दुनिया में बहुत ख़राब होती जा रही है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे हम यूनिसेफ का जो टैग होता है आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, वैसा यूनाइटेड नेशंस का, वैसे यूनाइटेड नेशंस की ये रामसर ट्रीटी जो है, ये 1972 में कार्यान्वित की गई और धीरे धीरे उसके अलग। तो भोपाल का जो तालाब है, जहाँ आज हम भोपाल के तालाब के किनारे बैठे हैं, भोपाल का तालाब 2002 में रामसर साइट घोषित हुआ। उसके बाद 20 साल बाद इंदौर के 2 तालाब हुए। उसके बाद में कुछ दिनों बाद शिवपुरी का सांख्या सागर हुआ, उसके बाद तवा का रिजर्वायर हुआ। तो अभी मध्य प्रदेश में 4 या 5। तो कहने की बात यह है कि तालाबों को बचाना, जो हमारे जल स्रोत है, वो नदियाँ हैं, पोखर हैं, इन लोगों को बचाने का काम पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में तो होना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि भारत की पौराणिक और धार्मिक आख्यायिकाओं में नदियों का और तालाबों का बहुत महत्व है, पानी का भी बहुत महत्व है। हम सुबह सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं, वो पानी का अर्घ्य देते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जीवन में या भारतीय दर्शन में पानी का असाधारण महत्व है। तो ये चिंगारी जो है, ये उठी और ऐसे उठी कि आपने इस पर बिल्कुल लगकर काम किया, बुक्स लिख दी पानी पर। आज तो मेरे को ये कहते समय अनादि बहुत आनंद हो रहा है, या जिसको कहते हैं संतोष हो रहा है, कि आजकल मैं लगभग 24 घंटे में सिर्फ पर्यावरण के बारे में न सिर्फ सोचता हूँ, कुछ ना कुछ पर्यावरण के बारे में करता हूँ। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि पानी जो है ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। पूरी दुनिया में पानी के बारे में लोग बोलते हैं कि पानी के ऊपर अगला विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन लोग पानी बचाने की बात नहीं करते। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जैसे पानी का ग्लास है, आपके घर में कोई आया, आपने उसको पानी का ग्लास पूरा भर कर दे दिया, तो मैंने पी लिया और ये पानी का ग्लास रख दिया। किसी कार्यालय में गया मैं, वहाँ पर उन्होंने पानी दिया, थोड़ा रख दिया, किसी घर पे आया, उसके बाद मैं चले गया, उसके बाद ये पानी बेसिन में चले जाता है। हाँ। तो मैंने ये कैंपेन शुरू किया या मुहिम शुरू करी सारे देश के होटल्स में भी, ताज से लेके बड़े होटल में, लेमन ट्री और इन होटल चेन ने वो शुरू कर दिया कि अब वो जब पानी देते हैं, जो आपके पास में जो मेहमान आते हैं या पर्यटक आते हैं, उनको वो आधा ही ग्लास देते हैं। ओके। यदि आपको चाहिए तो वापस आधा ग्लास देंगे, लेकिन ये पूरा ग्लास देने के बाद में यदि मैंने इसको सिर्फ 2 घुट पिए तो बचा हुआ, और बड़े बड़े 5 स्टार होटल में तो इतने बड़े बड़े ग्लासेस आते हैं पानी के, और उसमें से आप 2 घुट पानी पीजिए, 4 घुट पानी पीजिए, उसके बाद आपने कुछ खाना खाया, बिल दिया, चले गए, वो पानी बेसिन में चले गया, वहाँ से वेस्ट हो गया। सो आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट वाटर बिकॉज वी कैन ड्रिंक दिस थिंग, क्योंकि ये सबसे शुद्ध पानी है, हम इसको पी सकते हैं। तो बेस्ट वाटर गोज वेस्ट। ये रोज हर मीटिंग में, हर घर में, हर लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, यदि एक होटल में यदि हम जाएं, यदि वहाँ पर 20 टेबल रखे और 20 टेबल पर यदि 5-5 के हिसाब से 100 लोग बैठे हैं,
और उन लोगों ने यदि आधा आधा गिलास पानी वेस्ट किया तो 50 गिलास पानी रोज का एक होटल में एक समय में नष्ट हो रहा है। और ये ट्रीटेड वाटर है, ये नदियों से हमारे पास में जो आता है इसका शुद्धिकरण होने के बाद आता है। तो मेरा जनता से, सारे लोगों से, इसमें शिक्षित लोग भी शामिल है, लोगों को ध्यान में ही नहीं है कि अच्छा पानी हम रोजाना घर पर भी वेस्ट करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि पानी जो है ये फ्रेश वाटर पूरी दुनिया में 3 से 4% सिर्फ उपलब्ध है। पानी दिखता बहुत है लेकिन वो सब फ्रेश वाटर नहीं है, पीने लायक नहीं है, रसोई के काम में नहीं आएगा। समुद्र का पानी खारा पानी है, ज़्यादा समुद्र का पानी है। तो 3 से 4% यदि पूरी दुनिया का फ्रेश वाटर है तो वो कितने दिन तक हमें, यदि हमारा एक बारिश यदि हमारी नहीं हुई, एक बरसात का मौसम में यदि बारिश फेल हो गई और जो एवरेज होता है उससे कम आएगी तो हमारे पास में पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो कृषि के ऊपर, कृषि उत्पादन पर तकलीफ आएगी। आज भी देखिए इंदौर जैसे शहर में, जो मेरा शहर मानता हूँ मैं, वहाँ लगातार पानी की कमी के कारण बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए कि उनके यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। तो इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जो सबसे प्रगतिशील शहर है, यदि वहाँ नहीं होगा तो डिंडोरी के गाँवों में या झाबुआ के गाँवों में या मंडला के गाँवों में, दूर दराज गाँव में जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पर पानी, अभी जल जीवन मिशन की जो कार्यक्रम चल रहा है उसके साथ पानी नहीं मिला, तो उन लोगों के हालात इस गर्मी में क्या होंगे। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा बात मुझे भी सिखाई और हमारे जो दर्शक है उनको भी, कि मैं इस शो को खत्म होने तक मैं पूरा पानी पी लूंगा। और ये भी बता देता हूँ मैं कि जब मुझे पानी नहीं पीना होता है, कोई लाके देता है तो उनको कहता हूँ कि मत दीजिए, मेरे को पानी नहीं पीना है। वाओ। क्योंकि, और ये ऑफिसेस में भी जाके मैं करता हूँ, जो लोग वहाँ पर जो ऑफिस बॉयज रहते हैं, किसी मालिक के पास, जनरल मैनेजर के पास जाएंगे तो एकदम एक ट्रे में 4 ग्लासेस पानी लेके आता है। मैंने मना कर दिया तो वो बाहर लेकर फेंक देता। मैंने कहा इसको फेंकना नहीं है। उनका ट्रेनिंग भी मैं कर रहा हूँ कि उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये पानी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में एक दिन नगर निगम ने पानी नहीं दिया, 2 दिन नगर निगम ने पानी नहीं दिया तो हाहाकार मच जाता है। लेकिन हम 1 गिलास पानी यूं ही बेसिन में डाल देते हैं या नष्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ यदि फेंकना हो तो अहमदाबाद के एक होटल में मैंने सारे होटल के मैनेजर्स और वेटर्स को इकट्ठा करके ये संदेश देने की कोशिश करी उनको कि आप दिन भर का जो पानी वेस्ट होता है उसके लिए दिन भर एक बड़ी टंकी या कोठी अपने वहाँ पर बाहर रखिए और शाम को या दूसरे दिन सुबह आपके बगीचे में डाल दीजिए। दिस इज हाउ रिसाइकलिंग इज डन। एक बार पानी आपका यदि खराब हो गया, लेकिन ये पानी इतना सुंदर और स्वच्छ है कि ये बगीचों में डाल दिया जा सकता है यदि आपने झूठा भी कर लिया हो तो। पर मूल बात यह है कि अच्छे पानी को किसी भी तरीके से नष्ट करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। करेक्ट। मतलब सर ऐसा कह सकते हैं कि आप, कई लोगों को हम देखते हैं जो सिर्फ आयोजनों में आकर बात करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल भी लोगों तक पहुंचते हैं कि नहीं आपको क्या करना है। क्योंकि उसके अलावा चारा नहीं है। अनादि जी आप समझिए कि जल संकट या पर्यावरण का संकट अब इस तरीके के कैंसर जैसा हो गया है कि जिसके लिए इतनी कड़वी दवा देने की जरूरत है, वरना हमारा कल बहुत खराब होने वाला। वैसे ही आप देख रहे हैं बांदा में हालत क्या हो रही है। उत्तर प्रदेश के सबसे हॉटेस्ट शहर जो है वो बांदा हो गया है उत्तर प्रदेश में। वहाँ से केन नदी बहती है, लेकिन पेड़ कटाइयाँ बहुत हो गई, वहाँ पर अवैध खनन हो गया। फिर आप ये देखिए कि सारे शहरों में लगातार पेड़ कटाई हो रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके अगले प्रश्न के बाद में बताना चाहूँगा, ये पानी का तो हो गया, लेकिन पानी का संरक्षण, और आपने पहले भी कहा कि यदि हम सदा नीरा का आयोजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उस पर अपन और आगे बात करेंगे। यही मेरा सवाल है कि सदा नीरा जैसे आयोजन जो है ये किए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में हम लोग नदियों को भूल चुके हैं, इसलिए इस तरह के आयोजन होना बहुत जरूरी है? तो पिछले दिनों, मतलब 15 दिन पहले, हम बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर, जो भोपाल के पास में झीरी नाम के गांव में है, वहां गए। तो वहाँ हमने देखा कि जो बेतवा 550 किलोमीटर बहकर यमुना जी में मिलती है हमीरपुर के पास में, वहाँ के आसपास का क्षेत्र हमने देखा तो काफ़ी धक्का लगा हमें कि बेतवा जो हमारे मध्य प्रदेश की या बुंदेलखंड की, जिसको लाइफलाइन कहते हैं, उसके हालात ख़राब है और उसका जो गोमुख है या जो उसका उद्गम स्थल है वो सूख चुका है। लगभग वही हालत अमरकंटक में नर्मदा जी की भी हो रही है, जो हमारी लाइफलाइन है पूरे मध्य प्रदेश की। तो अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। मैं इंदौर से आता हूँ, इंदौर में सरस्वती नदी थी, इंदौर में कान नदी थी, तीनों नदियाँ, तो एक और नदी थी, तीनों नदियों की हालत इतनी खराब है। इसका क्या कारण है? नदियाँ क्यों सूख रही है? क्या मतलब हमारी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि नदियाँ जो है ये प्राकृतिक रूप से बहती है। 2 तरीके की नदियाँ होती है। एक तो नदी वो होती है जो हिमालय से निकलकर जो आ रही है, और दूसरी जो प्लेन्स की नदियाँ हैं जो
बारहमासी शायद नहीं भी हो, लेकिन उनको बर्फ से उनका पानी पिघलकर उसमें नहीं आता है। तो उसमें एक नर्मदा जी सबसे प्रमुख नदी है। फिर हमारे मध्य प्रदेश में जो अलग अलग नदियां है, चंबल है या बेतवा है, उनको भी। तो जो बारिश के दिनों में जो पानी प्रकृति देती है, या हम कह सकते हैं भगवान देता है, वो पानी जमीन में जाता है। और जो वृक्ष संपदा होती है, मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, जिसमें मुख्य रूप से पेड़ों की जो भूमिका है, उनकी जड़ों में मिट्टी और पानी अटक के वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है और वो नदी बारहमासी बनती है। तो इसका जो हाइड्रोलॉजी के सिद्धांत है और जो फॉरेस्ट्री के सिद्धांत है, वो साइंस है, उसको अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन मूल बात यह है, जो आपने प्रश्न पूछा कि नदियाँ क्यों सूख रही है, नदियों संकटग्रस्त क्यों हो रही है, उसके 2 या 3 प्रमुख कारण है। एक तो हमारे भारतीय समाज ने नदियों को पहले माँ का दर्जा दिया था। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले आप देखते होंगे, पौराणिक संदर्भों में मिलता है, 1000 साल पहले पता लगता है। तो हम गंगा मैया बोलते हैं, नर्मदा जी को मैया बोलते हैं, लेकिन हमने माँ का दर्जा देने के बाद में भी नदियों को कचरा घर में परिवर्तित करने में कोई भी जिसको कहते हैं शर्म महसूस नहीं की। हाँ। तो हमारे घर का जो कचरा निकलता, आप देखिए यमुना में, दिल्ली में रहा कई बार, दिल्ली में कई वर्षों तक, कई बार देखा मैंने कि यमुना जी के बाहर से ब्रज से जाते हैं लोग, प्लास्टिक की थैलियों में कुछ सामान लगे नदियों में डाल। तो नदियाँ क्या कूड़ा घर है क्या? तो जैसे जैसे नदियों में गंदगी इकट्ठे होती गई, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं था, तो उसके कारण जो जलीय जीव थे वो लगभग समाप्त होते चले गए। नदियों में जो एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी होती है, मतलब जो जलीय वनस्पतियाँ होती है, वो मरने लग गई। दूसरी बात, अतिक्रमण होने लगा, या दूसरा कारण हो गया। और तीसरी बात यह है कि लगातार पानी को शहरों को देने के लिए हर नदी से पानी खींचते चले गए और वनों की अंधाधुंध कटाई हो गई। इन सारे कारणों के कारण नदियाँ संकटग्रस्त हो गई। और इसीलिए हमको सदा नीरा जैसे आयोजनों से ये पता चलता है कि नदियाँ संकटग्रस्त है और समाज में ये एक बहुत ही ठोस और प्रभावी संदेश देने की जरूरत है कि नदियों को बचाइए, वरना आप खत्म हो जाएंगे। तो यदि मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप स्वार्थी बनिए। यदि आपको पानी कल चाहिए तो आज आपको पानी बचाना पड़ेगा। सो बी सेल्फिश टू सेव वाटर, क्योंकि आपका ही कल, आपके बच्चों का कल जो है वो बिना पानी के तो बहुत दुभर हो जाएगा। तो यदि आज आपके स्वार्थ के चलते आप जमीनों के ऊपर पेविंग कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं, सीमेंट की सड़कें बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो कल आपको पानी नहीं मिलेगा। तो कल यदि आपको पानी चाहिए तो आप ही का स्वार्थ है वो। तो आपका स्वार्थ बचाने के लिए, आपके लिए पानी रखने के लिए, संभालने के लिए आपको आज का जो पर्यावरण है उसकी चिंता करना पड़ेगी। अच्छा, स्वार्थ की ही बात निकली है तो आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, या हम बात करें मीडिया जगत की, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, तो भी मुख्य धारा में जो खबरें आती हैं पर्यावरण से रिलेटेड हमने कभी नहीं देखी, पानी से रिलेटेड कभी नहीं देखी, जो फ्रंट पेज पर आना चाहिए। इसका क्या कारण है? इसका बिजनेस कारण है या मालिकों का प्रेशर रहता है कि नहीं, इन्हें पीछे कर दो इन खबरों को? मालिकों को भी तो पानी पीने के लिए चाहिए। मालिकों को चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति जो जंगल काट रहे हैं उनको भी तो पानी चाहिए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े न्यायाधीश, सबको तो पानी चाहिए। मुझे लगता है कि अंग्रेजी के अखबारों में पानी के ऊपर अलग अलग समय पर बहुत कुछ लिखा जाता है। मैं जब दैनिक भास्कर का संपादक था तो मैंने पहली बार हिंदी में एक पूर्णकालिक पर्यावरण रिपोर्टर को अपॉइंट किया, उसको प्रशिक्षण दिया और ये बताने की कोशिश करी कि उसका काम ये है कि वो कलियासोत नदी की हालत क्या है इसके बारे में बात करें, नर्मदा जी में यदि रेत उत्खनन हो रहा है तो उसके बारे में बात करें, कहीं पर तितलियां खत्म हो रही तो उसके बारे में बात करें, चिड़िया के बारे में बात करें, तालाबों को बचाने की बात। तो पर्यावरण के जो संवाददाता होते हैं इनका काम, लेकिन ये हिंदी में ये एब्सेंट था, मतलब हिंदी में अनुपस्थित था। फिर मेरे संपादकत्व काल में काफ़ी ये हुआ, उसके बाद फिर वापस वो अपनी दूसरी दुनिया में चले गए। तो आज भी हिंदी पत्रकारिता में के बड़े बड़े अखबारों में पूर्णकालिक पर्यावरण संवाददाता नहीं है। ये एक बहुत दुख का विषय है। इसमें मालिकों को भी सोचना चाहिए, संपादकों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में पर्यावरण हर मनुष्य को प्रभावित कर रहा है। वो चाहे बड़ा, देखिए आप सोचिए कि जो करोड़पति लोग हैं, लखपति लोग हैं, वो अपने घर में एसी लगा देते हैं। एसी लगाने के बाद में बाहर गर्म हवा जाती है, बाहर गर्म हवा जाती है तो शहर गर्म होने लगता है। दिल्ली की गर्मी का जो मुख्य कारण है उसमें यही है कि दिल्ली के
हजारों कार्यालयों में लाखों करोड़ों एसी लगे हुए हैं, वो अंदर ठंडक देते हैं, बाहर गर्मी पहुंचाते हैं, तो पूरा शहर गर्म हो जाता है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे, खुले जमीन नहीं होगी, तो मैं लगातार इस मामले पर भी आवाज उठा रहा हूँ कि शहरों में, गाँवों में खुले मैदान छोड़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो जमीन में अब जा ही नहीं पा रहा है, और इसलिए ग्राउंड वाटर का भूमि का जो जल है, भूगत उसका जो जल है, मतलब ग्राउंड वाटर जो है, इसकी बड़ी समस्या पैदा हो रही है। तो आपने जो कहा कि अखबारों में या मीडिया में, अंग्रेजी के मीडिया में आजकल ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि पानी की जगह, दिल्ली के अखबारों की बात करूँ मैं या मुंबई के अखबारों की बात करूँ, तो लगातार उसमें ये खबरें छपती रहती है पर्यावरण से संबंधित, या गंगा जी की हालत क्या है, यमुना जी की हालत क्या है। यमुना जी के फोटो तो लगातार छपते आ रहे हैं कि यमुना जी में अलग अलग तरीके का प्रदूषित पानी डाला जा रहा है, और पहले आप सरकार के विरोध में बात होती थी, आजकल भाजपा सरकार के विरोध में। मूल बात यह है कि सरकारें नदियों के प्रति आज भी जितनी गंभीर होना चाहिए उतनी शायद नहीं है, और उसी का रिफ्लेक्शन हमको अखबारों में दिखता है। करेक्ट। वैसे संकेतों की बात की जाए तो पंछी जो है बहुत अच्छा संकेत देते हैं, और आपने बर्ड्स ऑफ भोपाल लिखी है। पंछियों की, बर्ड्स की बात की जाए तो ये किस तरह से संकेत देते हैं कि अभी जो है पर्यावरण, प्रकृति थोड़ी सी खतरे में है, ये कुछ संकेत देते हैं या फिर इनका? निश्चित रूप से देते हैं। दो तरीके के पक्षियों तो बहुत तरीके के होते हैं। मध्य प्रदेश में ही करीब 420 के आसपास प्रजातियां हैं। भोपाल में हमने 312 प्रजातियां जो आप कह रही हैं, वो बर्ड्स ऑफ भोपाल नाम की किताब में हमने उनको सम्मिलित किया है। तो एक प्रवासी पक्षी होते हैं, हाँ, और एक स्थानीय पक्षी होते हैं। स्थानीय पक्षियों की जमात और वो अलग अलग होती है। प्रवासी पक्षी सदा निरा की इसमें बाहर दिखाए गए कुछ पक्षी बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है उसमें। तो पक्षी जो हैं ये पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। ये अलग अलग जगह उड़ के, जैसे मधुमक्खी काम करती है, तितलियां काम करती है, और बर्ड्स, तो हमारे नेचर वॉलंटियर्स ने नारा दिया था, सेव 3 बीज, बी फॉर बटरफ्लाई, बी फॉर बर्ड्स, बी फॉर बीज। तो ये पॉलिनेटर मतलब ये परागण का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बीजों का, जो साधारण आदमी को संभव नहीं है कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ले जाके हम बीजों का प्रत्यारोपण करेंगे। तो लगातार पंछी, मतलब पक्षी जो है, ये प्रजाति इस पर बहुत काम करती रहती है, और बिना किसी अपेक्षा से, वो मनुष्य जाति से कोई चीज़ अपेक्षित नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि पक्षियों को यदि जिंदा रखना है तो उनके लिए पानी की ज़रूरत है, और उनके लिए अच्छे आवास की ज़रूरत है। आवास मतलब अधिवास, मतलब उनके ग्रासलैंड्स या उनके पेड़ पौधे। आपने बीच में देखा होगा कि दिल्ली से गौरैया गायब हो गई, हाँ। तो दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गौरैया को स्टेट बर्ड बनाया। तो स्टेट बर्ड का मतलब ये हुआ कि दिल्ली राज्य का राज्य पक्षी छोटी सी गौरैया, जो हमारी हाउस पैरो होती थी, मध्य प्रदेश में पैराडाइज फ्लाई कैचर हमारा स्टेट बर्ड है। उसके पीछे का उद्देश्य होता है कि इन पंछियों का संरक्षण करें। ये पंछी इन टर्न, मतलब वो हमारे को उस बदले में बहुत सारी चीज़ें देते हैं। आज जो पेड़ पौधे जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उसमें पंछियों का या पक्षियों का बहुत बड़ा, कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वैसी तितलियों की भूमिका है, वैसी ही मधुमक्खियों की भूमिका है, लेकिन इनके बारे में लोग सोचते कम है। तो इसलिए पक्षियों का महत्व है। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बाहर से, वो जो प्रजनन के लिए आते हैं, तो ठंड से गर्मी के मौसम में, गर्मी से ठंड के मौसम में 10-10 हज़ार किलोमीटर पंख फैलाते हुए छोटा सा पक्षी मंगोलिया से या और दूसरी जगह से भारत में आते हैं, अलग अलग जगहों पर। तो वो इसलिए आते हैं। और जब आप भी यदि दिल्ली जाना हो, यदि आपको इंदौर से भोपाल जाना, तो रास्ते में आपको कहीं पर कोई खाने पीने का ढाबा मिलता है, तो आप देखते हो कि सुरक्षितता है, स्वच्छता है, तो आप रुक कर वहाँ चाय पीने के लिए, पोहे खाने के लिए रुक सकते हो। पंछी भी ऊपर से आके देखते हैं कि कौन सी जगह सुरक्षित है, और उसको किस तरीके से वहाँ पर प्रजनन के लिए किसी भी तरीके की थ्रेट्स या जोखिम नहीं है, उसके हिसाब से वो स्थान चुनते हैं। तो वो चुनने के बाद वो अपने घर वापस लौट जाते हैं। और इसको कहते हैं बर्ड माइग्रेशन। इसकी बहुत स्टडीज़ बहुत सालों से चल रही है कि अल्टीमेटली, अब आज हम जब रास्ते पे जाते हैं तो हमारे पास तो गूगल मैप्स आ गए। उसके पहले सड़क पर बोर्ड लगे रहते थे कि आपको देवास जाना है या ग्वालियर जाना है, उस तरीके से आप चले जाते थे। पक्षी कैसे जाते हैं? बादल आते हैं, बहुत सारे बीच बीच में पहाड़ आते हैं। जब 10-10 हज़ार किलोमीटर जब पक्षी उड़ के जाता है, तो उसको तारे और चांद और सूरज, इन सब के बीच में से गुजर के जाना है। तो उनको भगवान ने ये शक्ति दी है कि कहाँ पर जाना है, और वर्षों से उनका फ्लाईवे डिसाइडेड है। तो भारत सरकार ने एशियन फ्लाईवे, मतलब जो बर्ड्स का एक एशियन फ्लाईवे, उसको कंजर्व करने की बात करी, जिससे बड़ी बड़ी जो विंड मिल्स लगती है उनको
डिस्करेज किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। ओके, तो सर ये तो निस्वार्थ काम करते हैं पंछी, और अगर आपकी बात पंछी की निस्वार्थ जाए, काम करते हैं, टाइगर निस्वार्थ काम करता है, हाथी निस्वार्थ काम करता है, छोटी सी मधुमक्खी निस्वार्थ काम करती है। सारे इस जगत में सिर्फ एक मनुष्य प्राणी ऐसा है जो भयंकर स्वार्थी है, जो स्वार्थी इन द सेंस, मैंने पहले जो स्वार्थ का जिक्र किया वो अलग स्वार्थ है। हाँ, अब जो स्वार्थ में बोल रहा हूँ वो स्वार्थी ये है कि वो 1 कार खरीदेगा, 2 कार खरीदेगा, 2 बंगले खरीदेगा, और जमीनों पर कब्जा करेगा, और जो प्राकृतिक अधिवासी लोगों के, मतलब टाइगर्स के या हाथी के या चिड़ियाओं के, यदि आपने पेड़ काट दिया तो बहुत सारी चिड़ियाओं का घर टूट गया। अब उनके बारे में कौन बोलेगा, वो कहाँ जाएगी, वो एनजीटी में तो जा नहीं सकती, हाई कोर्ट में जा नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है उसको एक जवाबदारी से रहना चाहिए। और जिस प्रकृति ने जो हमको, जैसे आप, मैं पानी की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या आप किसी एक उद्योगपति का ऐसा नाम बता सकती है मुझे, मैंने ऐसे प्रश्न कई लोगों को पूछे, हाँ, कि जो पानी पैदा कर रहा है, बहुत बड़ा उद्योगपति देश का या विदेश का, कोई भी पानी पैदा नहीं कर सकता। राइट, पानी हमको प्रकृति की देन है और उसको उसी तरीके से हमको संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन यदि हम पानी का विनाश कर रहे हैं, नदियों को खत्म कर रहे हैं, तालाबों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो हमारा कल का भविष्य क्या होगा ये तो आज ही हमको सामने दिख रहा है। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, इसलिए सदा नीरा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन निस्वार्थ भाव से तो सर आप भी काम कर रहे हैं ताकि फ्यूचर, आने वाला जो कल है, उनको पानी मिल सके। और इसी से रिलेटेड ये लास्ट सवाल है कि आज की जनरेशन, जेन ज़ी जिसे कहते हैं, ये इनका फोकस बहुत कम होता है, कुछ भी करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर नया करेंगे, फिर ये करेंगे। तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिनके लिए आप कर रहे हैं पानी बचाने जैसा काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग लोग जो पानी के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, इनको क्या मैसेज, मतलब इनको इस तरह से मैसेज कि भाई आप लोगों को भी अब लग जाना है काम पर? निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि अगली पीढ़ी, अगले 20, 25, 30 सालों में जो दुनिया का जो चित्र बदलने वाला है, वो यदि खराब होने वाला है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी जेन ज़ी की है। और मैं जो कह रहा हूँ कि अगले 10, 20, 25, 50 साल तक तो मैं साइंस, मतलब विज्ञान का कितना भी जिसको कहते हैं कितनी भी प्रगति हो जाए, तभी मुझे तो, मेरा दिमाग अभी ये काम नहीं कर रहा है इस चीज़ पर कि अगले 50 साल बाद क्या आदमी बिना पानी के रह सकता है, क्या ऐसा कोई साइंटिफिक इवोल्यूशन कोई होगा क्या, कि उसके बाद आपने सुबह एक टैबलेट ले ली, दोपहर को एक टैबलेट ले ली, तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि प्रकृति का जो तंत्र है जिस तरीके से विकसित हुआ है, ये बात निश्चित है कि बहुत सारी प्रजातियाँ एक के बाद एक विलुप्त होती जा रही है, तो वो बहुत बड़ा संकट है। तो जेन ज़ी को भी मेरा निश्चित रूप से यह आह्वान होगा कि वो घर में, बाहर एक जवाबदार, जिसको कहते हैं नागरिक की तरीके से, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से इस चीज़ की ओर देखें कि हम किस तरीके से इस पृथ्वी का, इस धरा का नुकसान कर रहे हैं क्या। तो नुकसान कर रहे हैं क्या या अच्छाई कर रहे हैं क्या, ये समझने के लिए उनको पढ़ना लिखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वापस मैं एक बात कर रहा हूँ कि वाटर इज़ ए लिमिटेड सोर्स, वाटर इज़ नॉट अनलिमिटेड। आप ये नहीं सोचेंगे, जैसे आज सूर्य की बात चल रही है कि सोलर एनर्जी मिल रही, तो दैट इज़ अनलिमिटेड एज ऑफ नाउ, चंद्रमा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन पानी के जो स्रोत है वो लगातार तेज़ी से कम हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो पानी कल के लिए नहीं मिलेगा, इसका हाहाकार पूरे देश में आज ही दिखाई दे रहा है। तो नई जनरेशन को, जो नए बच्चे पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं, बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा समय पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी निकालना पड़ेगा। और यदि वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं तो उन्हीं के लिए बहुत बड़ा खतरा सामने आने वाला है, ये पक्की बात है। बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, और उम्मीद है कि जिन्होंने ये आज वीर भारत पॉडकास्ट देखा और मैं मिलकर एक आपके जैसे, तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो छोटा सा पानी का ग्लास था जिसमें करीब 150 मिलीग्राम पानी होगा, वो मैं छोड़ सकता था और वो बेसिन में चले जाता, लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा है। और मेरा इसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हर बूंद पानी की अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर में आपके जिस दिन पानी नहीं आएगा तब आपको पानी का महत्व समझेगा। तो ऐसा न हो, पानी लगातार मिलता रहे, इसलिए हम लोगों को, सभी लोगों को पानी के महत्व को समझना पड़ेगा और उसको सहेज के रखना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड ये सारी चीज़ें मुझे लगता है हम सब प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारें। रोजाना करना पड़ेगा, 365 दिन करना पड़ेगा,
मैं अलग अलग पर्यावरण के जो अलग अलग समय पर आयोजन होते हैं उसमें सब लोगों को कहता हूँ कि घर में यदि आपके 5 लोग हैं और एक व्यक्ति यदि 1 बाल्टी पानी रोज बचा सकता है, वो चाहे कार धोने के लिए हो, फर्श धोने के लिए हो, बगीचे में डालने के लिए हो या टॉयलेट में यूज़ करने के लिए हो, तो 5 लोग यदि 5 बाल्टी पानी भी रोजाना एक घर में बचा सकते हों तो 140 करोड़ में से मैं 40 करोड़ हटा भी दूं जिनके घर में इतना पानी नहीं भी होगा, 100 करोड़ नहीं तो भी 50 करोड़ लोग यदि रोजाना 1 बाल्टी पानी बचाएंगे और उसका रीयूज़ करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, उसका पुनर्उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस भयावह जल संकट का सामना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर इस पॉडकास्ट में ये कहूँ, लेकिन सदा नीरा जैसे आयोजन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वापस हमको सदा नीरा जैसा आयोजन न करना पड़े और लोगों को के भीतर ये भावना जागरूक हो जाए कि हमको नदियाँ बचाना है, तालाब बचाना है, पानी बचाना है, तो हमको सदा नीरा जैसे आयोजन करने की शायद आवश्यकता न पड़े। आयोजन बहुत अच्छा है, लेकिन ये आयोजन समाज को जागरूक करने के लिए किया गया है, लेकिन समाज सोता रहेगा तो हम सिर्फ ऐसे ही आयोजन करते रह जाएंगे। सर, एक और सवाल मेरा ये है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश सरकार जो है, वो जल संरक्षण पर काफ़ी कुछ काम कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या थॉट्स हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा अभियान जो हर जगह पर चल रहा है, या उन्होंने क्षिप्रा के ऊपर जिस तरीके से यात्रा प्रारंभ करके क्षिप्रा संरक्षण की बात करी है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक इतना अच्छा राज्य है जहाँ पर वन संपदा बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे कम हो रही है, उसी के कारण नदियाँ भी थी। तो नदियों को बचाने का जो राज्य शासन ने काम किया है उसको पूरी गंभीरता से करना पड़ेगा और समाज को साथ में लेके करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सरकार काम करती है तो कई बार लोगों को लगता है सरकारी आयोजन है, लेकिन ये सरकार आयोजन जो करती है वो जनता के लिए करती है। मतलब सरकार करके सिर्फ मंत्री लोग पानी पिएंगे ऐसा नहीं है। सरकार यदि नदियों को बचाने का काम करेगी तो निश्चित रूप से वो जनता के लिए काम है। तो समाज को सरकार की इस पहल को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करना चाहिए और उसी के साथ में रोजाना पानी बचाने की बात करना और नदियों को प्रदूषित नहीं करने की कसम खाना पड़ेगी, तो ही जल गंगा अभियान जैसे अभियान सफल हो सकेंगे। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि हम सभी उसे जीवन में अपने प्रैक्टिकल भी उतारें, जिस तरह से आपने हमें बात की। थैंक यू सो मच वीर भारत पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।